हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत पटेल आपका नया टॉपिक लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वीडियो मिलता रहे। हड़प्पा सभ्यता यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली व्यवस्थित सभ्यता है। इसे आद्य इतिहास भी कहा जाता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है। अब आद्य इतिहास क्या होता है? वैसा इतिहास जिसका पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त हों, परंतु वैसा लिखित साक्ष्य जिसे अभी तक पढ़ा न गया हो उसे आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी लिपियों की बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसे भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। अभी तक यह पढ़ा नहीं गया है। लगभग इसके 400 से 500 संकेत मिले। ये संकेत ईंटों पे, मनकों पे जो आभूषण हुआ करते थे उस समय के, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और जो मुहरे हुआ करती थी, मुहरे जो सेलखड़ी की बनी होती थी, जो मिट्टी का एक प्रकार होता है सेलखड़ी, उस पे यह मिलती है देखने को। इन लिपियों के लिखने की जो तरीका थी इस पर भी बहुत बड़ा विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह बाएं से दाएं लिखी गई थी, कुछ कहते हैं कि यह दाएं से बाएं लिखी गई थी, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत है कि यह लिपि पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से लिखी गई है, जिसे ब्रुस्टोफेडन शैली कहते हैं, जिसे हम लोग ब्रुस्टोफेडन शैली कहते हैं। अब इस सभ्यता के नाम की बात करें हम लोग, इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में जब देखा जाता है तो यह सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द दिखती है। जब खुदाई और ज़्यादा होता है तब पता चलता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में यह सभ्यता देखने को मिलती है। इसलिए इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। जब देश आज़ाद हुआ उस समय सिंधु और सरस्वती नदी के बीच लगभग 40 बस्तियां देखने को मिली। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया। वर्तमान में इस सभ्यता में सिंधु सरस्वती के बीच में लगभग 1500 बस्तियां मिली, परंतु यह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। मूल रूप से देखा जाए तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया, जो सर्वमान्य है। कारण इसका यह है, इस सभ्यता की खुदाई पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग दौर में देखा गया हड़प्पा सभ्यता पहले सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि सिंधु और उसके आसपास ही यह देखा जा रहा था। बाद में उत्तर प्रदेश के यह मेरठ तक फैला देखा, जो गंगा के किनारे आसपास
गंगा के क्षेत्रों में। महाराष्ट्र के दायमाबाद में दिखा, दायमाबाद तक। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम तक दिखा। तो यह सभ्यता बहुत लंबे दूरी में फैला दिखा और किसी एक नदी घाटी के क्षेत्र में यह नहीं, वो अनेकों नदी घाटियों के बीच देखने को मिला। इस वजह से इस सभ्यता का नामकरण इसकी जो पहली खुदाई थी उसके नाम पे किया गया, हड़प्पा के नाम पे किया गया। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। इस समय में कांस्य की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसे का निर्माण होता है। जैसे भारत की या भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता है, उसी तरह से विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में भी हम लोग जाने थोड़ा सा। सबसे पहले बात करें हम लोग तो चीन की सभ्यता। चीन की एक सभ्यता थी जिसका नाम है ह्वांगहो नदी घाटी। चीन में जो एक सभ्यता विकसित हुई उस समय में, तत्कालीन समय में, तो ह्वांगहो नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी में मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। वहीं इराक के मेसोपोटामिया और सुमेरियाई सभ्यता का विकास हुआ दजला फुरात की घाटी में। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस समय में नदियों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था। जितनी भी पुरातात्विक स्थल बने थे, पुरातात्विक स्थल मिले हैं, सभी नदियों के किनारे ही अवस्थित थे। वैसे आज भी जब देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं, अधिकांशतः शहर और नदियों के किनारे ही बसे हैं। कारण है कि नदियों के माध्यम से तत्कालीन समय में आवागमन होता था। व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था, बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। नदी मार्ग से व्यापार करना बहुत आसान हुआ करता था। यही कारण है कि जो पुराने शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के और समुद्रों के किनारे देखने को मिलते हैं। ऐसे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता के रूप में देखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण पर भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसे मूलतः 3 भागों में बांट करके देखा जाता है। पहला जो है पूर्व हड़प्पाई चरण है, जिसको माना जाता है कि 3500 बीसी से 2600 बीसी के बीच, 3500 बीसी से 2600 बीसी के बीच इसे माना जाता है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, 2600 बीसी से 1900 बीसी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। यानी इस समय में हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी और उसके बाद 1900 से 1300 बीसी इसका माना जाता है कि इस दौरान इसका धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया। परंतु कार्बन 14 पद्धति कहती है, C14 विधि कार्बन डेटिंग पद्धति कहती है कि इस सभ्यता का विकास, इस सभ्यता मूल रूप से चरमोत्कर्ष पर थी 2350 से 1750 बीसी के दौरान। 2350 से 1750 बीसी के दौरान। अब इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का कुछ अलग अलग मत है, उन्होंने जो डेटिंग दिया था। सबसे पहले जो है काल निर्धारण इस सभ्यता का सर जॉन मार्शल ने किया। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले किया। इन्होंने बताया कि यह सभ्यता 3250 से 1750 बीसी के बीच रहा। बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। हिंदी में बात करें तो ईसा पूर्व कहते हैं इसे। दूसरा, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का समय
2500 से 1500 BC बताया है उन्होंने। वहीं मैके की बात करें तो मैके ने 2800 से 2500 BC का बताया पीरियड। वहीं सबसे पहले कोई इतिहासकार जिन्होंने कार्बन डेटिंग का आधार लेकर के बताया वो थी डॉक्टर डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने बताया कि 2350 से 1750 ईस्वी तक यह सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इनके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि कहाँ के रहने वाले थे लोग, कहाँ से आए थे। तो कर्नल स्टुअल तथा डॉक्टर रामचंद्र गुहा, जो आज के सबसे बड़े इतिहासकारों में देखे जाते हैं, रामचंद्र गुहा, तो उनका मत इस तरह है कि अस्थियों के आधार पे उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अस्थि पंजरों के आधार पे 4 जगह से आए हुए थे। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली जाति थी और ये मध्य भारत से आकर के बसे थे। दूसरा है मेडिटेरियन जो थे वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे और इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है, मेडिटेरियन को भी। तीसरा है मंगोलायड जो उप हिमालयी क्षेत्र से आए हुए थे। अल्पाइन मध्य गंगा और निम्न गंगा के क्षेत्र से आए हुए थे। अब आगे हम बात करें तो इस सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कहाँ के लोगों ने इसका विकास किया, इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। इसमें 2 मान्य सिद्धांत हैं, ज़्यादातर इसमें 2 के बारे में इतिहासकार बात करते हैं। एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी इनका उत्पत्ति विदेशियों के द्वारा हुआ, विदेशी सभ्यताओं के द्वारा हुआ, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति देशीय सिद्धांत से हुआ है। विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करें हम लोग तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, सर मॉर्टिमर व्हीलर, क्रेमर, लियोनार्ड, एच.डी. संक्लिया, डी.डी. कौशाम्बी जैसे इतिहासकारों ने बताया कि इस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता से हुआ है। यहाँ तक कि सर मॉर्टिमर व्हीलर ने यह बताया कि मेसोपोटामिया की जो सुमेरियाई सभ्यता है सिंधु सभ्यता का पूर्ववर्ती है, सिंधु सभ्यता का पूर्ववर्ती है। उन्होंने यहां तक कि बताया कि यह सुमेरियाई सभ्यताओं का उपनिवेश भी था। इन विदेशी मत वाले इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता और सुमेरिया सभ्यता के बहुत सारी समानताओं का वर्णन किया है और इसका इन्होंने आधार बताया है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि यह दोनों नगरीय सभ्यता है। दूसरा आधार उन्होंने बताया कि यहाँ के जो निवासी हैं कांसे, तांबे और छोटे छोटे लघु उपकरण जो पत्थरों के थे उसका प्रयोग करते थे, जो दोनों में समानता देखने को मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों के भवन जो थे वो कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे। दोनों में चाक पर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग बनता था, मिट्टी का बर्तन बनता था चाक पर ही। दोनों की लिपि का ज्ञान था। इसका आधार इन लोगों ने बताया, जिसका देशी इतिहासकारों ने खंडन किया, कहा कि लिपि के आधार पे इसे हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि है जिसके लगभग 900 चिन्ह अभी तक मिले हैं। वहीं हड़प्पा के भावचित्रात्मक लिपि है जिसके 537 चिन्ह मिले हैं। दूसरी बात करें नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन मेसोपोटामिया की कम विकसित थी और भारतीय सभ्यता की जो नगर नियोजन थी बहुत ही विकसित थी। इसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग, मेसोपोटामियाई लोगों के पास स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं था,
साफ सफाई पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, जबकि इनकी जो प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की, बहुत ही विकसित प्रणाली थी। नालियाँ ढकी हुई थी, नालियाँ पक्की बनी हुई थी, जबकि इनकी नालियाँ मेसोपोटामिया सभ्यता की खुली हुई नालियाँ थीं। ईंटों की बात करें तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वहीं हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता में पूजा स्थल के साक्ष्य मिले हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लिंग और योनि की पूजा का साक्ष्य मिला है। इतना ही नहीं, लोथल और कालीबंगा से यज्ञ वेदियों की यानी हवन कुंड का भी अवशेष मिला है। वहीं जब मुहरों की बात करें तो मेसोपोटामियाई सभ्यता की जो मुहरें थी वो बेलनाकार हुआ करती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वह चौकोर हुआ करती थी। देसी मत है इतिहासकारों का कि मतलब इनका जो विकास हड़प्पा सभ्यता का हुआ वह देसी लोगों के द्वारा हुआ, यानी यहाँ की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं से ये विकसित सभ्यता का उदय हुआ। इसके बारे में स्टुअर्ट पिंगट, आल्चिन दंपत्ति, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, रफीक मुगल इत्यादि जो थे उन्होंने बताया कि स्थानीय संस्कृतियों का योगदान इसमें महत्वपूर्ण रहा है। अब स्थानीय संस्कृतियों की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली संस्कृति की बात की जाती है, उत्तरी बलूचिस्तान में एक संस्कृति पनपी थी उस समय, जौब नदी घाटी के क्षेत्र में जौब संस्कृति, जिसकी मुख्य जो जगह है राना घुंडई, मुगल घुंडई, पेरियानो घुंडई, डाबरकोट इत्यादि जो मुख्य जगह है। वहीं क्वेटा संस्कृति की बात करें तो क्वेटा संस्कृति की मुख्य जो जगह है गुल मोहम्मद, दमशादत इत्यादि हैं, जहाँ से गुलाबी सफ़ेद मिश्रित मृद भांड मिले हैं। वहीं बलूचिस्तान के कुलावा के पास कुल्ली नामक स्थान से कुल्ली संस्कृति का उल्लेख देखने को मिलता है। कुल्ली संस्कृति के बारे में जो बहुत ही विकसित संस्कृति थी उस समय की, कुल्ली और नाल संस्कृति। वहीं दक्षिण बलूचिस्तान की बात करें तो दक्षिण बलूचिस्तान में आमरी संस्कृति थी, जहाँ से भूरे रंग के मिट्टी के पात्र मिले हैं। वहीं भारत की बात करके भारत देश के क्षेत्र में जो बात करें तो भारत में जो है शोथी संस्कृति देखने को मिलती है, और शोथी संस्कृति जो है राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिलती है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व मृद भांड मिले हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह इनकी उत्पत्ति जो है द्रविड़ शैली से हुई है, द्रविड़ संस्कृति से हुई है, जिसके बारे में राखलदास बनर्जी, हेराश हाल ने बताया, और इन्होंने बताया, हेरास ने भी बताया और हाल ने भी बताया, और इन्होंने जो है इसका आधार आभूषण, पात्र और द्रविड़ लोगों की जो जीवन शैली थी उसका आधार इन्होंने बताया। लेकिन इसका खंडन बाद में इतिहासकारों ने करता है कि इनके शैली के बारे में स्पष्टता कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं जब कुछ इतिहासकार हैं जैसे प्रोफेसर TN रामचंद्रन, KN शास्त्री, RS राव, इन लोगों ने इस संस्कृति का उत्पत्ति संबंधी जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि ये आर्य संस्कृति थी, यानी जो आर्य लोग थे वो इन संस्कृति को बसाए थे, इस संस्कृति को आगे बढ़ाए। कैसे उन्होंने इसका प्रमाण दिया, उन्होंने कहा कि लोथल और कालीबंगा में यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, जो यज्ञ वेदियाँ आर्य यज्ञ जो हुआ करता था ये आर्यों की देन है। इन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से तो घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में इन लोगों के मतानुसार इनका योगदान रहा है आर्यों का। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है, जिसमें सर्वमान्य विदित मत है
कि यहाँ के स्थानीय प्राचीन सभ्यताओं से इस नए सभ्यता का उदय हुआ था, जो एक पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में देखी जाती है। तो अगले दिन हम लोग इस सभ्यता को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।